अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में ओके लिख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में ओके लिख दीजिए। ओके जी, कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7 है यूरोप। तो उसमें कल आपने देखा जी यूरोप की लोकेशन के बारे में देखा, पोजीशन के बारे में देखा और कुछ बातें देखी हमने यूरोप के बारे में। और ये भी कि यूरोप जो है जो शुमाली मुल्क का मुअत्तला में मौजूद है। इसके अलावा यूरोप के फिज़िकल फीचर्स देखे हमने कि यूरोप में कौन कौन से फिज़िकल फीचर्स पाए जाते हैं। ने देखा पॉलिटिकल मैप भी कल यूरोप का कौन कौन से ममालिक यूरोप में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल फीचर्स हमने देखा नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स थी, बाल्टिक शील्ड्स थी, ठीक है। कुछ पुराने जो है वो पहाड़ी इलाके मौजूद थे। इसके अलावा रशियन प्लेटफॉर्म देखा, ग्रेट यूरोपियन प्लेन देखा जो नॉर्थ में मौजूद है यूरोप के। इसके अलावा फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में देखा। तो आज हमने जो स्टार्ट करना था एक फिजिकल मैप भी आपने कल इसको उम्मीद है कि कल घर में इसको गौर से देखा होगा और समझा होगा। नेक्स्ट है जी आज हमने जो स्टार्ट करना वो था रिवर्स ऑफ यूरोप, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ यूरोप में कल हमने स्टार्ट किया था कि जी वन बाय वन रिवर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जी यूरोप का जो सबसे लंबा दरिया जिसको कहा जाता है वोल्गा रिवर, वो आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर नॉर्थ में मौजूद है वोल्गा रिवर, ठीक है। ये कैस्पियन सी में जाके गिरा है, यानी कि कैस्पियन लेक में, किसी बड़े समुद्र में तो नहीं गिरता लेकिन कैस्पियन लेक में जाके गिरता है ये दरिया। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो एक और जो है लंबा दरिया यूरोप का आपको नजर आ रहा होगा रिन्यूड, ठीक है। रिन्यूड जो है वो उसको इक़्तिसादी तौर पर भी काफ़ी अहमियत हासिल है क्योंकि ये दरिया और इसके छोटे छोटे मावन दरिया, यानी कि इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आपको नजर आ रही होंगी रिन्यूड की, ठीक है ना। ये जो है जाके गिरा है ब्लैक सी में और इसके मावन दरियाओं के साथ ये काफ़ी ज़्यादा ममालिक में यूरोप के काफ़ी ज़्यादा ममालिक में से गुजरता हुआ जाता है, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। इस तरह के बहुत सारे ममालिक से गुजर कर ये दरिया जाता है और ये काफ़ी लंबा दरिया है ये भी यूरोप का। इसके अलावा अगर हम देखें कि बहिरा रूम मेडिटेरियन सी में कौन कौन से दरिया गिरे हैं, तो इसमें पो एक दरिया है मेडिटेरियन सी में जो आगे गिरता है इटली का। इसके अलावा टैगस है स्पेन का। ये वाले दरिया जो आपको नज़र आ रहे हैं जैसे सीन है, पो है, ठीक है, हंगरी है, ये दरिया जितने भी हैं ये सारे आके मेडिटेरियन सी में बहिरा रूम में आके गिरते हैं। इसके अलावा नॉर्थ सी में शुमाली जो बहिरा शुमाली है नॉर्थ सी जिसको कहा जाता है, शुमाल की तरफ आपको नॉर्वे स्वीडन के साथ आपको नॉर्थ सी नज़र आ रहा होगा। इसमें दरियाए एल, राइन, सीन जो है वो जैसे कि जर्मनी का जो है वो राइन दरिया है वो जाके नॉर्थ सी में गिरता है। इसके अलावा अगर हम देखें सीन है, ठीक है, वो भी जाके नॉर्थ सी में गिरता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दरिया है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे दरिया हैं जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। ये था रिवर्स मैप ऑफ यूरोप, इसको गौर से देखिएगा और देखिएगा कौन कौन से सी में ये दरिया जाके गिर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जी क्लाइमेट स्टार्ट करने से पहले कि आबो हवा कैसी है यूरोप की, तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट की लोकेशन जो है यूरोप की। मैंने आपको कहा कि जी यूरोप जो है वो सारे का सारा शुमाली मुल्क का मुअत्तला में आता है, ठीक है। तो शुमाली मुल्क का मुअत्तला में आता है तो मुअतदल किस्म की आबो हवा है इसकी, किसी हिस्से में साफ मुअतदल किस्म की आबो हवा है, ठीक है। तो इसमें यानी मुल्तका हारा से बिल्कुल ही गायब है, ठीक है, मैं मुल्तका हारा में नहीं आ रहा।
तो उसकी आबो हवा इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, सर्द है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको एक मैप शो हो रहा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ, तो यहाँ पर यूरोप का बताया गया जी 36 डिग्री से 40 डिग्री का आपको लैटिट्यूडनल जो है वो हाथ यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए तो 40 डिग्री से तो यूरोप जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो देखिए स्पेन है, यहाँ पर ग्रीस है, तो ये सारे माल्टा, ये सारे ममालिक जो हैं अगर हम देखें तो 36 ये समथिंग इस तरह से जो है वो लैटिट्यूडनल लाइन से ये स्टार्ट हो रहा है यूरोप, और 70, 71, 72, 75 तक जो है लैटिट्यूडनल हद तक जो है यूरोप जो है वो जा रहा है। तो फिर उस लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी आबो हवा के बारे में, तो आबो हवा इसकी देखें आपको पता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक मुल्क का मोतला, शुमाली मुल्क का मोतला मौजूद है। तो ये 40 डिग्री से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 36 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे का सारा यूरोप जो है टेम्परेट रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कौन कौन से क्लाइमेट रीजन्स जो हैं यूरोप में मौजूद हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक मैप यूरोप का, जिसको डिफरेंट कलर्स के साथ बनाया गया है और उसके हर हिस्से के बारे में बताया है कलर्स के साथ कि ये वाला इसका कौन सा रीजन है। अगर हम देखें तो लाइट ग्रीन कलर में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन की बात की है, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारे पास मौजूद है नीचे अगर हम देखें जहाँ से 40 डिग्री से 36 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना यूरोप, तो वहाँ पर लाइट कलर ग्रीन कलर में दिखाया गया है। तो वो सारे जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन के पास आ रहे हैं, तो उसकी जो क्लाइमेट है आबो हवा जो है उसको हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कह सकते हैं। ह्यूमिड है यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रतूबत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाले इलाके जो हैं जो लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये सारे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं, इनकी आबोहवा ऐसी है। इसके अलावा डेजर्ट देखें तो यहाँ पर स्पेन है हमारे पास, ठीक है ना। तो स्पेन में एक ऐसा रीजन मौजूद है जिसको डेजर्ट रीजन का नाम दिया जाता है, लाइट ऐसा मैरून से कलर में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद टेम्परेट क्लाइमेट के बारे में हम देखें तो ग्रीन कलर में जितना भी एरिया इसका दिखाया है यूरोप का, उस सारे इलाके की जो आबो हवा है वो टेम्परेट है, मोतदल है। उसके बाद सब ट्रॉपिक सब आर्कटिक है, वो लाइट पर्पल कलर में। वो सब आर्कटिक क्यों है, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन के साथ साथ है, क्योंकि मुल्का मोतला के बाद जो है वो मुल्का बादा स्टार्ट हो जाता है, फ्रिजिड रीजन स्टार्ट हो जाता है, और उस तरह से हम देखें तो उसको आर्कटिक रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि हद आर्कटिक के पास पास है, ठीक है, वाक़ है। तो हद आर्कटिक के पास है तो उसकी जो क्लाइमेट है वो सब आर्कटिक कहलाती है। उसके बाद ग्रॉस लैंड्स कुछ दिखाई हैं, ठीक है, कि यूरोप में ऐसे एरियाज भी मौजूद हैं जहाँ पर ग्रास लैंड मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा पोलर और टंड्रा के यानी कि पोलर एरियाज यानी कि नॉर्थ पोल के साथ साथ जो इसके सारे इलाके लग रहे हैं उन सब की जो है पोलर टंड्रा किस्म की जो है वो आबो हवा है, काफ़ी सर्द है, ठीक है, सब सर्द किस्म की आबो हवा है। इसके अलावा ब्राउन कलर में हाईलैंड्स दिखाए हैं, यानी कि जहाँ पर आपके पास कोई एल्पस मौजूद है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ा जी जनूबी हिस्से में, जनूब मगरबी हिस्से में जो है वो पहाड़ी तो बेटा नेट का थोड़ा बहुत इशू है, इस वजह से आप लोग को अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, हाईलैंड्स या जहाँ पर गोल्डन माउंटेन्स मौजूद है तो वो एक ऊंचाई वाला इलाका है, ठीक है। तो वो हाईलैंड यानी कि वो काफ़ी बुलंदी पर है, तो उसकी आबोहवा जो है वो ज़ाहिर सी बात है बुलंदी पर है तो उसकी आबोहवा भी सर्द होगी। नेक्स्ट क्लाइमेट के आगे जो है पढ़ने से पहले आप लोगों की बुक में एक मैप मौजूद है, तो उस बुक में से मैप को देखिएगा। उस बुक में मैप को मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर तो मैं ऐड नहीं कर सकी मैप क्योंकि वो समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। अगर हमने देख लिया जी कि यूरोप की आबोहवा कैसी है,
मुंतका हारा में तो बिल्कुल भी नहीं आता, मुंतका मोतला में मौजूद है, तो इसकी आबो हवा जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो गर्मी नहीं पड़ती वहाँ पर इतनी ज़्यादा। तो अगर हम बर आज़म के शुमाली हिस्से की बात करें, ठीक है, मगरबी हिस्से की बात करें, जनूबी हिस्से की बात करें, यहाँ पर एक आपको फिजिकल मैप दिखा देती हूँ जहाँ पर ये ओशन और सीज जो है वो उसके साथ लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये शुमाली हिस्सा है बर आज़म का, ठीक है, तो शुमाली हिस्सा कौन से समुंदर से कवर है, आर्कटिक ओशन से कवर है। इसके अलावा मगरबी हिस्सा भी जो है वो भी सारे का सारा जो है वो समुद्रों के साथ लगता है, यानी कि बड़ा समुंदर एक यहाँ पर मौजूद है, अटलांटिक ओशन मौजूद है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे सीज मौजूद हैं, जिस तरह नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, ठीक है, इस तरह के और भी छोटे छोटे सीज मौजूद हैं ओशन के साथ साथ। तो अगर हम जनूब की बात करें, जनूब में भी मेडिटेरियन सी मौजूद है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे सीज हैं, तो ये जो है समुद्र मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि जो शुमाली और मगरबी और जनूबी हिस्से की आबो हवा है वो जो है बहरी असरात उस पर काफ़ी ज़्यादा हैं, मीन के वहाँ से बहरी हवाएं जो हैं वो चलती हुई बर आज़म की तरफ आती हैं। तो बहरी असरात शुमाली हिस्से में भी, मगरबी हिस्से में भी, जनूबी हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मशरकी हिस्से में कोई भी समुंदर आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कैस्पियन सी ही मौजूद है, ठीक है, जिसको कैस्पियन लेक कहते हैं, सार्क लेक कहते हैं, वही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर वस्ती यूरोप और मशरकी यूरोप में कोई भी सी या समुंदर बड़ा जो है वो यहाँ पर नहीं लग रहा। तो इस हिस्से की जो आबो हवा है वो आप कह सकते हैं कि जी काफ़ी सर्द है। जैसे हम रशिया का की बात करें तो रशिया का ये शुमाल मगरबी हिस्सा अगर हम देखें यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी होती है। तो ये एक ठंडा जो है वो हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ की आबो हवा अगर हम गर्मियों के मौसम में बात करें तो गर्मियों के मौसम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशरक़ की तरफ अगर हम देखें तो सॉरी, अगर हम पहले मौसम सरमा की बात करते हैं, सर्दियों के मौसम की बात करते हैं, तो मशरक़ी हिस्से में जो है वो टेम्परेचर में कमी आती जाती है, ठीक है, और मगरबी हिस्से में टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा कम नहीं हो पाता। अगर आपकी बुक में एक मैप है, ठीक है, उसमें खतूत मुसावी और हरारत बताए गए हैं, ठीक है, तो लीजेंड में नीचे आपको बताया खतूत मुसावी और हरारत जो है वो गर्मियों के भी बताए हैं और सर्दियों में भी बताए हैं। तो सर्दियों में अगर मौसम सरमा में अगर मुसावी और हरारत देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 0 डिग्री का जो हाथ डॉट लाइन में आपके पास मौजूद है, ठीक है, उसके बारे में दिखाया गया है कि वो मगरबी हिस्से को छोड़कर 0 डिग्री का हाथ को ज़्यादा किधर जा रहा है, मशरकी हिस्से में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सर्दियों में मगरबी हिस्से का जितने भी हैं वहाँ का टेम्परेचर नुक्ता जमात से गिरने नहीं पाता, लेकिन मशरकी हिस्सों का जो टेम्परेचर है वो नुक्ता जमात से नीचे गिर भी जाता है और नुक्ता जमात यानी कि 0 डिग्री तक भी रहता है। तो इट्स मीन के मशरकी हिस्से में जो है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सर्दी पड़ती है, ठीक है, और टेम्परेचर उनका बहुत कम होता है। इसकी निस्बत मगरबी हिस्से में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि ये समुंदर के पास पास भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पहाड़ी सिलसिले भी शिकन गुर्बन जो है इसके फैले हुए हैं। तो वो पहाड़ी सिलसिले जो है वो ये अहम किरदार अदा करते हैं कि कुछ तो पहाड़ी सिलसिले होते हैं जो कि समुंदर से की तरफ से आने वाली हवाओं को रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो समुंदर से आने वाली हवाओं को नहीं रोकते और डायरेक्ट जो है वो मशरकी हिस्से में और वस्ती हिस्से में भी समुंदरी जो बहरी हवाएं हैं वो पहुँच पाती हैं और उनका टेम्परेचर जो उससे भी उसमें काफ़ी ज़्यादा तफावत पाया जाता है। अगर हम गर्मियों की बात करें, सर्दियों में तो उस तरह से अगर होगी भी तो बर्फ़बारी होगी। गर्मियों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, लेकिन बारिश जो है वो उसके साहली इलाकों में ज़्यादा होती है। अगर हम देखें यहाँ पर एक मैप, तो यहाँ पर तो मैप वो ऐड नहीं कर सकी, लेकिन अगर आप अपनी बुक पे एक मैप देखें तो बुक में आपके बताया गया है कि जो एक शुमाल मगरबी हिस्सा है,
ठीक है। जहाँ पर हमारे पास इंग्लैंड मौजूद है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये इंग्लैंड का इलाका, ठीक है, इंग्लैंड और ये आयरलैंड वगैरह वाला इलाका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अटलांटिक ओशन यहाँ पर मौजूद होने की वजह से यहाँ पर बहरी असरात काफ़ी होती हैं और यहाँ पर भी बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा नॉर्वे स्वीडन की बात करें तो इसका ये जो मगरबी इलाका है यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इट्स मीन के मशरकी इलाके में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, मगरबी इलाके में समुद्रों की मौजूदगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। के अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉपुलेशन आ जाती है, तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी है यूरोप की। इस लिहाज से अगर हम देखें तो यूरोप की आबादी के बारे में कि 75 करोड़ के लगभग है यूरोप की आबादी। तो अगर हम देखें तो यहाँ इस मैप में जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो भी वही लिखा हुआ है जो आप मैप से रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस मैप में हम देखें तो मैप में आपको पता है जी डार्क कलर में जो दिखाए गए हैं एरियाज उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो लाइट कलर में जितने भी एरियाज दिखाए गए उनकी आबादी कम है, तो मशरकी हिस्से में आबादी काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि कम आबाद इलाके हैं। और मगरबी हिस्से में अगर हम देखें, मगरबी और बस्ती हिस्सा जो है यूरोप का वो काफ़ी ज़्यादा खुलजान आबाद है। और आपको पता है कि रीजंस क्या हो सकती हैं, एक तो सतह और दूसरा आबो हवा, यानी कि सतह हमवार होने की वजह से वहाँ पर ज़राअत भी हो सकती है और कुछ इंडस्ट्रीज भी जो है वो लगाई जा सकती हैं, इसलिए बस्ती और मगरबी हिस्से में आबादी ज़्यादा है। इसके अलावा और क्या वजूहत हो सकती हैं कि क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, आबो हवा खुशगवार है, ठीक है, अच्छी किस्म की आबो हवा है मगरबी और वस्ती हिस्से में, इस वजह से यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। इसके अलावा आपने इसके फिजिकल फीचर्स में देखा कि शुमाल मगरबी मैदान मौजूद हैं, ठीक है ना, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स मौजूद हैं। तो वो यहाँ पर बहुत सारे दरिया मौजूद हैं जिनकी लाई हुई मिट्टी से वो प्लेन जो है वो बने हुए हैं, मैदान बने हुए हैं। तो उन मैदानों की मिट्टी जो है वो जरहेज है, तो जरहेज मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, इस वजह से मगरबी और वस्ती यूरोप की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हो गए वजूहत आबादी के ज़्यादा होने की। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आबादी जो है वो यूरोप की कम है या बिल्कुल ही गैर आबाद है, तो इसमें आप बुलंद पहाड़ी इलाके बता सकते हैं। बुलंद पहाड़ी इलाके जैसे नॉर्वे और स्वीडन के हमने देखा, बाल्टिक शील्ड, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ हाईलैंड्स मौजूद हैं। इसके अलावा कोहे एल्पस देखा, पेरेनीज देखा, ठीक है। इसके अलावा स्पेन में एक कुछ डेजर्ट का एरिया हमने देखा, ठीक है ना, जिसकी क्लाइमेट जो है वो डेजर्ट किस्म की जो है, सहराई किस्म की आबो हवा है उसकी, तो वहाँ पर आबादी कम है। तो बुलंद पहाड़ी इलाके जहाँ पर मौजूद हैं यूरोप में, इसके अलावा जहाँ पर सर्द मुंतपा मोदला के जंगलात मौजूद है, जैसे कि रशिया देख लें, ठीक है, वहाँ पर भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो उसके कुछ इलाके, तो ये वाला एरिया जो है ये सारा रशिया का एरिया है। तो इस इलाके में भी देखिए कुछ इलाकों में ही है कि आबादी, जैसे मॉस्को का बताया है, कुछ इलाकों में ही आबादी ज़्यादा है, लेकिन बाकी इलाके जो है उसके कम आबाद हैं और कुछ गैर आबाद हैं। इसके अलावा टंड्रा का हिस्सा देख लीजिए, टंड्रा का हिस्सा कहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर आर्कटिक रीजन में, ठीक है। यहाँ पर आपको आर्कटिक सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, डॉट लाइन में। तो आर्कटिक सर्कल क्या है कि यहाँ से जो है वो 66.5 डिग्री से आर्कटिक रीजन स्टार्ट हो गया है। तो आर्कटिक रीजन में टंड्रा का जितना भी इलाका है वहाँ पर भी आबादी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गए इसके गैर आबाद इलाके। अगर हम देखें कि यूरोप के गुंजान आबाद इलाके कौन कौन से हैं, अगर ममालिक के लिहाज से देखा जाए तो जो गुलजान आबाद इलाके हैं, हॉलैंड है, बेल्जियम है, बरतानिया है, यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का सनती इलाका जैसे मैनचेस्टर, ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड का लंदन वगैरह, ठीक है, वहाँ पर भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। फ्रांस, जर्मनी के जो सनती इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सनतें कायम हो गई हैं और एग्रीकल्चर के हिसाब से भी वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। यहाँ पर एक और मैप आपको शो हो रहा होगा यूरोप के जो है टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज,
कौन से हैं बाय द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जी रशिया भी टॉप 10 में आता है। इसके अलावा रशिया के साथ साथ यहाँ पर नीदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, बरतानिया, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूक्रेन, ठीक है, रोमानिया, ये कुछ ऐसे ममालिक हैं यूरोप के जहाँ पर आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यही आज आपका लेक्चर था। तो पीछे से हम लोग देख लेते हैं मैप को दोबारा से, एक फिजिकल मैप और एक जो आपको कल मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। अच्छा, कुछ दरिया जो है वो वहाँ पर भी मौजूद है। ये फिजिकल मैप है, ठीक है। तो फिजिकल मैप में आप देख लें कि यहाँ पर आपको शो हुआ जी हाई लैंड्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर आबादी जो है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें नॉर्थ यूरोपियन जो है प्लेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन कौन से दरिया मौजूद हैं, एल्ब मौजूद है, राइन मौजूद है, सीन मौजूद है, ठीक है। इन दरियाओं के बारे में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये इसका वस्ती यूरोप का वस्ती हिस्सा कहलाता है। वस्ती और मगरबी हिस्सा जो है वो काफ़ी इसका रुझान आबाद है। कुछ दरिया भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर संतों के लिहाज से भी, जैसे यहाँ पर मौजूद है, इंग्लैंड मौजूद है, बरतानिया मौजूद है, तो वो भी संधि लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो यहाँ पर हाईलैंड्स कुछ मौजूद है जैसे कि एपनीज है, इसके अलावा एल्पस माउंटेन्स है, पेरिनीज है, ठीक है। और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन के जो है माउंटेन्स है, इसके अलावा बाल्टिक शील्ड के बारे में आपने पढ़ा। तो ये वाले जो हाईलैंड्स है यहाँ पर आबादी जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और ये वाले कुछ ऐसे इलाके हैं रशिया के जो सख्त सर्द हैं, और सख्त सर्द होने की वजह से वहाँ पर जो है वो जंगलात भी इस तरह के पाए जाते हैं कि वहाँ पर भी आबादी कम है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था के बारे में प्राइम मेरिडियन के बारे में, ठीक है। तो वो उसके हवाले से आप लोगों ने कुछ पूछना होगा या फिजिकल मैप के हवाले से पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर आपका इतना ही था। तो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो आपकी थी, आप लोगों ने कहाँ तक बनाई थी, आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई थिंक एशिया आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। एशिया के शॉर्ट क्वेश्चंस की असाइनमेंट दी थी, आप लोग मुझे चैट में बता दीजिए प्लीज। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आप लोग मुझे बताएंगे कि एशिया की असाइनमेंट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी या नहीं। फर्स्ट 2 चैप्टर हो गए, इट्स मीन के वर्ल्ड का भी हो गया, ठीक है, दुनिया का जायजा जो था वो भी हो गया, और एशिया का भी हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है उसके हवाले से थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके जो है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान निकालिएगा और नेक्स्ट असाइनमेंट आज आप लोगों को असाइन कर दूँगी, आज से बनाना शुरू कर दें ताकि आप लोग टाइम से उसको सबमिट करवा दें। अच्छा जी, पाकिस्तान का मोहल्ले वकूअ एक तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है, ठीक है। मोहल्ले वकूअ में आप बता सकते हैं जी शुमाल में जो है चीन मौजूद है, जनूब में बहीरा अरब मौजूद है, इसके अलावा मगरिब में जो है वो अफगानिस्तान है, जनूब मगरिब में ईरान है, इसके अलावा मशरिक में जो है वो भारत है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ मैंने बताया था इसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से लोकेशन बताई थी, ठीक है। वो स्लाइड से आप लोग ले सकते हैं पिछले लेक्चर सुन के, और उसको भी ऐड कर सकते हैं कि 23 डिग्री से 37 शुमाली अर्ज पर और 61 से 77 मशरकी तूल पर जो है वो पाकिस्तान वाक़या है, ठीक है। तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी भी ईयर के हवाले से आप लोग पूछ सकते हैं, सवाल बना सकते हैं कि इस ईयर के हिसाब से
पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो वो कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ये भी सवाल बना सकते हैं। इसके अलावा जी पॉपुलेशन के बारे में कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो पाकिस्तान की गुंजान आबाद हैं, कौन से कम गुंजान आबाद हैं और कौन से गैर गुंजान आबाद हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी वजूहात हैं कि उन इलाकों में आबादी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं जी पंजाब है जो पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी जो है वो बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर आबादी जो है वो क्यों ज़्यादा है, उसकी रीज़न वजूहात पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है जी यहाँ पर अलग से दिया हुआ है गुलजान आबाद इलाके भी, कम गुलजान आबाद इलाके भी और गैर गुलजान आबाद इलाके भी। और नेक्स्ट आप जी पाकिस्तान की ज़राअत कैसी है, उसमें रबी और खरीफ की फसलों के बारे में, रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, उनकी मिसालें दें, ठीक है। ये एक सवाल बना सकते हैं। और कितने परसेंट जो है वो एरिया काश्त किया जाता है, काबिल काश्त है पाकिस्तान का, ठीक है। और कौन कौन से इलाकों में जैसे चावल की काश्त कौन कौन से इलाकों में की जाती है, चावल के लिए कौन से ऐसे साजगार हालात होने चाहिए, ये सवाल बन सकते हैं। गंदुम के बारे में बन सकते हैं कि गंदुम जो है वो आपकी कौन सी फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, और इसके लिए कौन कौन से साजगार हालात होने चाहिए, कौन कौन से इलाकों में गंदुम उगाई जाती है, ठीक है। सूबों के लिहाज से भी बता सकते हैं कि सूबा पंजाब में गंदम के कौन से इलाके हैं, सूबा सिंध में कौन से हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग सवाल इसका ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें जो हैं वो काश्त की जाती हैं चावल और गंदम के अलावा, जैसे मकई है, गन्ना है, जौ है, ठीक है। इसके अलावा कपास पर नोट लिखें, गन्ने की फसल, पाकिस्तान की गन्ने की फसल पर नोट लिखें, पाकिस्तान की कपास पर नोट लिखें, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग बना सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं, ठीक है, वो आप बता सकते हैं कौन कौन सी एरियाज में कौन से फल उगाए जाते हैं, जैसे मुल्तान में आम, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट जो हैं जैसे पेशावर में, मुल्तान में, इस तरह के इलाकों में कौन कौन से फ्रूट जो है वो पैदा होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मादनी और ताकती वसाइल के बारे में भी आप लिख सकते हैं, मादनी वसाइल कौन कौन से हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा मादनी दौलत से माला माल हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ पाकिस्तान में मादनी दौलत के दो बड़े जो हैं वो इलाके ज़्यादा अहम हैं, जैसे कि सतह मुतफा पोठोहार है, दूसरा कोहे नमक है, सतह मुतफा बलूचिस्तान है, ठीक है। तो ये जो सतह मुतफाई इलाके हैं ये मदनियात के लिहाज से ज़्यादा अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान का मैप भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग यानी कि पाकिस्तान का आप मैप बना लें, उसके सूबों के लिहाज से पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ठीक है ना, उस लिहाज से उसको मैप बना के तो लोकेट कर दें, यानी कि ये वाला वहाँ पर लिख दें ये पंजाब है, ये सिंध है, ठीक है, बलोचिस्तान है, उस तरह से आपकी मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके अलावा जी कोहिस्तान नमक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोहिस्तान नमक यानी कि जहाँ पर कोयले की कानें मौजूद हैं, जैसे डंडोर पिट और मकरवाल की जो कोयले की कानें, उन्हें कोहिस्तान नमक कहा जाता है। कोहिस्तान नमक के पास पास है, कोहे नमक के पास पास है ये पानी, इस वजह से इसको कोहिस्तान नमक का नाम दिया गया। और नेक्स्ट चीज़ सिंध में कोयले की कानें कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। मादनी तेल जो है पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में पाया जाता है, इस पर नोट लिखिए, ठीक है। और कुदरती गैस पर नोट लिखिए, पाकिस्तान में कुदरती गैस किस किस्म की पाई जाती है और कौन कौन से इलाके कौन कहाँ से मिलती है, कौन कौन से इलाकों को सप्लाई की जाती है, ये लिख सकते हैं। और कितना इसका जहीरा पाकिस्तान के पास मौजूद है। के अलावा और कौन कौन सी मदनियात है, जैसे क्रोमाइट है, लोहा है, ठीक है, उनको उस तरह से डिटेल में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे लोहा हो गया, ठीक है, लोहे के बारे में पूछा जा सकता है तो वो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज, पाकिस्तान के ज़राए तवानाई। तो पावर रिसोर्सेज के बारे में अगर हम देखें तो
पन बिजली के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। पन बिजली कैसी है, हाइड्रो पावर कैसी है पाकिस्तान की, हरारती बिजली पढ़ा, ठीक है। जोहरी तवानाई पढ़ा, ठीक है। रवाजी तवानाई पढ़ा, तो इनके हवाले से भी आप लोग अलग अलग से लिख सकते हैं। इसके अलावा पन बिजली में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो काम कर रहे हैं पन बिजली के लिहाज से, उनके नाम बड़े बड़े मंसूबे, जैसे कि माला करगई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, रसूल हाइड्रो प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी और मौजूद है, लेकिन आपकी बुक में जो दिए हैं वो आप वही लिखेंगे। के अलावा रवाजी तवानाई किस तरह से हासिल की जाती है, रवाजी तवानाई किस तरह से, यानी कि शमसी तवानाई भी है, हवाई तवानाई भी है। यानी कि शमसी यानी कि सोलर पावर हासिल की जाती है, ठीक है, सूरज से, ठीक है। और इसके अलावा हवाई तवानाई यानी कि विंड मिल्स लगाई जाती हैं साहिली इलाकों के पास पास, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सनत, उसकी तजारत, ठीक है, इस पर नोट लिखें। सनतें कौन कौन सी पाई जाती हैं, यानी कि पाकिस्तान की घरेलू सनतों पर नोट लिखें, पाकिस्तान की कारखानवी सनतों पर नोट लिखें। कारखानवी सनतें कब से जो है वो कायम हैं, ठीक है, और अब तक उन्होंने क्या तरक्की की है, ये आप नोट लिख सकते हैं। और साथ में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जो है वो सनतें पाई जाती हैं, जैसे बड़ी बड़ी सनतों में लोहे फौलाद की सनत है, सीमेंट की सनत है, चीनी के कारखाने हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, इसके अलावा इन पे नोट भी लिखा जा सकता है, चीनी के कारखानों पर नोट लिखें, कितने चीनी के कारखाने काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सीमेंट के कारखाने कितने हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उन पर भी नोट लिख सकते हैं। तजारत में पाकिस्तान की तजारत कैसी है, इसके अलावा दरामदात और बरामदात के बारे में अलग अलग से लिख सकते हैं। पाकिस्तान की बरामदात कौन कौन सी हैं और दरामदात कौन कौन सी हैं, और कौन कौन से ममालिक के साथ पाकिस्तान तजारत कर रहा है। तो ये छोटे छोटे सवाल जो है वो आपके बन जाएंगे। अब आपको आज जो है असाइनमेंट असाइन कर दूँगी और साथ में डेट भी दे दूँगी कि आप लोग आज से ही असाइनमेंट को लिखना शुरू कर दीजिए। ओके जी क्लास, थैंक यू।